20 ईयर्स, 20 ईयर नीट। और एम्स के जो क्वेश्चन है 20 साल में नीट, और एम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से 11 क्वेश्चन कर थे। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड जिसके पास ना हो, ऐसा इन ऑप्शंस में से कौन सा है। कंसेप्ट ये है कि सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई, ये कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट से हम इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे। तो सॉरी बेटा, पुष्पा की तरफ से ए है, हंसिका की तरफ से CO2, मुस्कान की तरफ से भी ए है। हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रा करें सभी का, तो देखें सल्फर है, इसके पास 6 होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ने के बाद ये लेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन जुड़ती हैं इसके साथ, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। NO2 के अंदर देखें हम, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है इसके पास भी। हमने पढ़ा है NO2 के बारे में, पढ़ा है हमने इसके बारे में प्रॉपर्टी को जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में चलते हैं हम। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड हो गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी पाई भी होगा सिग्मा भी होगा, दोनों मौजूद होंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पाई भी होगा और सिग्मा भी होगा, लेकिन यहाँ कैसा होता है सिंगल बॉन्ड, ओनली सिग्मा। क्वेश्चन आता है नो पाई, तो नो पाई तो इसी के अंदर है सिर्फ, बाकी सभी के अंदर पाई मौजूद है, तो मुस्कान का आंसर हो राइट। और NO2 के बारे में क्वेश्चन काफी बार आप लोगों के पास आता है कि जो NO2 है वो हमेशा डाइमर फॉर्म में क्यों मिलता है, वाइट एग्जिस्ट एज ए डाइमर फॉर्म। तो डाइमर इसलिए मिलता है कि NO2 के अंदर एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 2 यूनिट ऑफ NO2 आर एग्जिस्ट, ताकि ऑक्टेट को पूरा कर लें। इसलिए NO2 इस फॉर्म में नहीं मिलकर किस फॉर्म में मिलता है, N2O4। ये स्टेट कौन सी होती है इसकी, डाइमर स्टेट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर चलते हैं हम। 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मोलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा मोलिक्यूल जो है वो पोलर है। यस, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। इनमें से बताएं कौन सा मोलिक्यूल जो है वो हमारे पास पोलर मोलिक्यूल्स है। यस, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। कौन सा मोलिक्यूल जो है इसमें से पोलर मोलिक्यूल्स कहलाएगा, और इस पॉइंट को हम बताएं। आउट ऑफ 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मोलिक्यूल्स, पोलर मोलिक्यूल्स ए आया है। ए के पीछे क्या कारण है, कोई बच्चा बता सकता है ए क्यों आया भी इसका। SiF4 है, XeF4 है, BF3 है। इन सभी मोलिक्यूल्स का हमारे पास देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है पोलर का, और एक कंसेप्ट होता है हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स का। 2 कंसेप्ट आते हैं। अब ये पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट क्या है, ये देखो। पोलर का मतलब है कि ये 2 कंपाउंड हमारे पास ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है दोनों की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं पोलर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, एक के ऊपर क्या है, माइनस। नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होंगे, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी के ऊपर कोई पोल डेवलप नहीं होता। जैसे HCl है,
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये कैसा होगा हमारे पास, पोलर। नॉन पोलर जैसे क्लोरीन है, ClCl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर। ऐसे ही जिन कंपाउंड्स की शेप टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, या फिर जिनकी कंपाउंड शेप कैसी होती है, लीनियर होती है, तो टेट्राहेड्रल में ये होगा ए ए ए ए। ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो। तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो वो कंपाउंड नॉन पोलर होंगे। लीनियर कंपाउंड्स में भी यही होता है, लीनियर कंपाउंड्स में ऐसे होता है, तो इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये भी कैसे होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर होते हैं। तो लीनियर जिसमें 180 डिग्री फॉर्मेशन हो, 109.5 डिग्री सेल्सियस बन रहा हो, डिग्री बन रहा हो, तो ये दोनों शेप नॉन पोलर कंपाउंड्स की। लेट्स वी कम टू द शेप ऑफ these कंपाउंड्स। SF4 है, ये हमारे पास क्या करेगा, 6 + 4 2 5 आएगा। ये कितना होगा, 6 सिलिकॉन, दोनों 4 + 4 ÷ 2 4 आएगा। ये हमारे पास है जिनोन, 8 + 4 12, 12 का कितना आएगा, 6। ये कितना आएगा, BF। बोरोन का कितना होता है, बोरोन का होता है 5, तो क्या होगा, 2 3 3 + 3 6, ये आएगा 3। ये शेप हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो इन सभी शेप्स के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, ये देखो, ये 4 शेप है, तो 4 की जो है वो लगभग टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में नॉन पोलरिटी आने के चांस, XCF4 में हमारे पास क्या होगा, 6 है, तो 6 तो है, लेकिन ये स्क्वायर के शेप में होगा इस तरह से, लोन पेयर इस तरह से आएंगे। तो इसके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से, तो क्या होता है कि अगर रिजल्टेंट जो हमारे पास वेक्टर लेके चलते हैं, वो रिजल्टेंट वेक्टर अगर सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शंस में हो इस तरह से, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है उसका, जीरो आता है। और रिजल्टेंट वेक्टर सभी के सिर एक साथ आके मिल जाएं, तो वहाँ नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है, जीरो आता है। तो ये सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट नेट जो है इसका जीरो आएगा, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा XCF4 का। और जीरो आएगा तो हमारे पास कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। सेम BF3 के अंदर है, ये 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऐसे, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट इसका भी कैसा आएगा, जीरो आएगा। और सेम SF4 में नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। तीनों का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है, जीरो है, तो ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर है। क्लियर? SCF4 है हमारे पास, इसके अंदर 5 है, तो ये शेप तो इसके अंदर बनने से रही, इसके अंदर शेप 5 वाली बनेगी, तो 5 वाली शेप में क्या होगा, ये S है, शीशा शेप बनेगी इसके अंदर, तो ये हमारे पास दो तो इस तरफ रहेंगे, और दो फ्लोरीन जो है वो इस तरफ आएंगे, और ये लोन पेयर आएगा, तो शीशा शेप है। तो यहाँ जो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। इन सभी में से एसिडिक करेक्टर किसके ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा सोल्व होंगे। मुस्कान की तरफ से आंसर ए है, और बाकी मेंबर्स भी बताएं आंसर क्या है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसमें से, ऑक्सीडेशन नंबर सेम एलिमेंट हो तो उससे क्लियरिटी हो जाती है। तो हमारे पास जैसे HClO4 है, और दूसरा मेंबर क्लोरीन का क्या है, HClO3। इन दोनों मेंबर्स में से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, x-8 + 1 = 0, x = +7 आता है। इसका निकालें x-6 + 1 = 0, तो x-5 = 0, x = +5।
इन दोनों में से देखा जाए तो ये मोर एसिड है, ये लेस एसिड है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। H2SO3 -6 +2, x -4 = 0, x = +4। ठीक है। और अगला कौन सा आता है हमारे पास, H2SO4। तो ये x -8 +1 = 0, और x -6 = 0, x +6। इन दोनों एसिड में से देखें तो H2SO4 जो है वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। मतलब HClO4, ये दोनों मेंबर्स एक ग्रुप के हैं। इन दोनों में से ये एसिड स्ट्रोंगर है, इन दोनों में से देखें तो ये एसिड स्ट्रोंगर है। अब आउट ऑफ दिस टू एसिड विच वन इज मोर एसिडिक, इन दोनों में से जो है वो कौन सी ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो अभी रिस्पॉन्स मिला है हमें, और उसी रिस्पॉन्स के भी पे हम आगे बढ़ते हैं। मुस्कान ने भी रिस्पॉन्स दिया है अभी। आप लोग भी इसके ऊपर एक बार बताएं कि किस तरह का बन सकता है। ठीक है। अब इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों एसिड्स के, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, दैट्स द मेजर मैटर। अब इन दोनों के रिस्पॉन्स को देखें। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन दोनों में से, इसमें से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +7 आता है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +6 आती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर, सो इट इज मोर एसिडिक। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगी इसके अंदर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसी हिसाब से अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए हमसे, तो 7 वाली सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर 6, फिर उसके बाद फिर 5, फिर उसके बाद फिर क्या आएगी, 4। तो ये ऑर्डर आएगा अपने पास। आई थिंक इट्स ए क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, द एसिडिटी ऑफ डिप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन द ऑर्डर। डिप्रोटिक का मतलब होता है, डिप्रोटिक का मतलब होता है ये, डिप्रोटिक का मतलब होता है डाई, डाई। और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब जो क्या कर सकते हैं, एच आयन दे सकते हैं, मतलब 2 एच आयन दे सकते हैं, उसको डिप्रोटिक एसिड बोले। ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि डिप्रोटिक एसिड चेन में से वो कौन सी होंगी जो 2 एच आयन को दे सकती है। ठीक है। तो हमारे पास इन सभी में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ट्यूलेरियम। टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, टेंडेंसी हो जाती है, टेंडेंसी टू गिव एच आयन इंक्रीज। जो एच आयन है उसको देने की टेंडेंसी क्या है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें से सबसे ज़्यादा जो एच, जैसे अगर इसकी बात माने H2, H2S, H2SC, H2T, इनमें सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो टुलेरियम जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका आता है, सेलेनियम का मेंबर आता है, तो ये है इसके बाद। उसके बाद ये आता है सल्फर का। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इनमें से ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है आपके पास, बताएं शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, ये काफी जगह मिल चुका है क्वेश्चन। हंसिका की तरफ से आया सी। ठीक है। और हिमांशु की तरफ से आया बी। चलो, कल भी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया था इसमें। और लेट्स वी स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स वी स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है हमसे क्वेश्चन जो है ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें कहता है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, गिवन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें ढूंढना है इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओ एफ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O N2, ये देखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है ONF,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लें, ओ एन और एफ के, ये हमने एक्स कंसिडर किया। इसके ऊपर अगर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कैसे निकालते हैं, 1/2। ये जो होता है डबल बॉन्डेड होता है, ये कैसा होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं और प्लस एक सिंगल बॉन्डेड आएंगे, तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। O2 N-। अब ये तो डबल बॉन्डेड बनाएगा, तो इसके कितने आएंगे, 1/2, 5 इसके आएंगे और एक इसका जुड़ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में 3 3 होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट है। Cl2O7 इज अनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ओजोन की शेप जो है वो मेंट होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ध्यान रखनी है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट देखना एक बार, इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है, नॉट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। दोनों बातों में अंतर है। ये है फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ये है फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये फ्लोराइड बन रहा है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करी, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये है फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, और इसको घुमा देते हैं कि ऑक्साइड है ये, तो ये ऑक्साइड नहीं है। ये इसका मेन डिफरेंस है, तो इसलिए इसका करेक्ट आएगा ये बी। ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बोल रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये एक्चुअल में फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है, नॉट ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं बनाया गई। ये होगा विद अनस्टेबल फॉर्म में होता है। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पर आए। द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, व्हाट एक्सप्लेन द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, इंपॉर्टेंट है भी। और बताएं शाबाश, कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। सभी को पता होगा लगभग आंसर, और सही भी दे रहे हैं आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो दैट्स द क्लियर ऑप्शन। तो इसके अंदर ये आएगा डी ऑप्शन। और देर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। HF तीनों ग्रुप्स हैं, 15, 16 और 17। इनका फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर ये तीनों मेंबर कहीं भी हमें हाइड्रोजन के साथ नजर आते हैं, तो ये तीनों मेंबर ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसलिए इन तीनों से रिलेट अगर क्वेश्चन कभी भी आए फर्स्ट मेंबर से, बॉइलिंग पॉइंट्स का, मेल्टिंग का, सोल्युबिलिटी का, तो इन तीनों के अंदर कंसेप्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फॉलो होगा। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन। नोटबुक होगी आप लोगों के पास, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें शेप फाइंड आउट करनी है और उन शेप्स का मिलान करना है इसके साथ, ये भी क्या होगा। शाबाश। अरे वेरी गुड। जवाब जो है ना काफी बच्चों को मिलने स्टार्ट हो गए इसके अंदर। शाबाश। अपने पास ये है, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन वॉल्यूम फर्स्ट। अगर हम XeF6 की बात करें, तो XeF6 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 8 + 6 = डिवाइड 14, 14 का मतलब 7। अब 7 की जो शेप बनती है वो इस तरह से बनती है, पेंटागोनल बाई पैरामिडल बनती है, सभी को पता है। इस शेप की फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पैरामिडल। ये तो 5 हुए, और 6 मेंबर अगर इसके पास हो तो एक मेंबर इस तरह से आ जाता है, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड
ऑक्टाहेड्रल। तो XF6 की शेप जो बनेगी वो ये आएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हो गया। XCO3 की शेप निकालें हम, तो इसी के साथ सारे डबल बॉन्डेड रहेंगे। तो 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। या 4 के अंदर दूसरी शेप जो बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये होगा सेकेंड। अब हमारे पास आता है XeOF4। तो ये 8 हो गए, ये डबल बॉन्डेड रहेगा, 4 ये हो जाएंगे, 12, 2 का मतलब 6। 6 की जो शेप बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, 6 की शेप इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगी फ्लोरीन। तो ये बनती है स्क्वायर पैरामिडल। तो इसकी बनेगी स्क्वायर पैरामिडल। अब बच गया हमारे पास XCF4। तो 8 + 4, 12/2, यहाँ भी 6 आता है। तो ये बनेगी, एक शेप 3 बननी थी, ये शेप है स्क्वायर प्लेनर है, ये वाली, ये स्क्वायर प्लेनर है। XCO3 की हमारे पास 4 आई थी, तो ये पैरामिडल शेप बनेगी इसके अंदर, इसकी शेप आएगी ये पैरामिडल। XCO3 क्योंकि 4 हैं तो ये इस तरह से फॉर्मेशन करेगी, 3 अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक लोन पे रहेगा, तो पैरामिडल शेप होगी। तो अब देखें इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, ए का फर्स्ट हो, XCO3 का थर्ड हो, और XCF4 का फोर्थ हो, और इसका क्या हो, सेकेंड हो। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, बी। और लगभग स्टूडेंट्स की तरफ से जो आंसर आए थे वो हमारे पास बी आंसर आए थे, सिवाय हिमांशु के, लगभग बाकी सभी ने बी दिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आप लोग समझ सकते हो कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और इसके अंदर बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। ये कई बार क्वेश्चन आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं हम, तो साइज इंक्रीज होती है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो घटेगी, नीचे की तरफ आएंगे तो, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ रही। तो हमारे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि साइज बहुत छोटी होती है, और दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं, बहुत छोटी साइज होती है, और दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ हाईली पैक होते हैं इस तरह से। तो रिपल्सन ऑफ एटम होता है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से पैक होते हैं ये, ठीक है, हाईली पैक होते हैं। तो यहाँ रिपल्सन का रेशियो जो है वो ज्यादा होता है। तो रिपल्सन का रेशियो ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, सब ज्यादा आएगी क्लोरीन की, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है, और उस हिंट से सोल्व करने की कोशिश करें एक बार, क्या आएगी। सब ज्यादा क्लोरीन की आएगी, और उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो उनके हमारे पास आएगी। तो चलते हैं, ये केस आएगा, सबसे ज्यादा किसकी आएगी, क्लोरीन की। डी ऑप्शंस दे रहे होंगे लगभग सभी बच्चे, डी की तरफ जा रहे हैं, तो क्लोरीन की आएगी। फिर उसके बाद आती है ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर किसकी आती है, आयोडीन की। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास एंथैल्पी का ये होता है। कई बार बच्चे क्या कराते हैं, क्लोरीन के जस्ट बाद क्या कर देते हैं, फ्लोरीन कर देते हैं। नहीं, फ्लोरीन की इतना रिपल्सन होता है कि ब्रोमीन से बाद चला जाता है। तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद फिर फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद फिर क्या आता है, आयोडीन आता है। दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। Hot concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं होता है, इन रिएक्शंस में से। शाबाश, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं है, ये रिएक्शंस हमारे पास।
अब देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। और ऑक्सीडेशन के अंदर, दूसरा ऑक्सीडेशन के अंदर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। रिडक्शन के मतलब क्या होता है? रिडक्शन के अंदर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो इसमें देखो कॉपर है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। और इसके अंदर जाके देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2 आएगी, क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। सल्फर है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? जीरो है। ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी निकालोगे तो कितनी आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड में SO2। तो हमारे पास इसके अंदर देखा, यहाँ कितनी आ रही हुई? x-4 = 0, x = +4। यहाँ +4 आ रही। कार्बन की यहाँ 0 है, यहाँ +4 आ रही। और CF2 के अंदर हो कैल्शियम, तो कैल्शियम की यहाँ +2 है, और यहाँ भी कैल्शियम की कितनी है? +2 है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2, 0 से +4, 0 से +4, इनमें इंक्रीज हो रही है। तो इन सब के अंदर इस प्रोसेस का फॉलोअप होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है। लेकिन कैल्शियम की जितने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है उतने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की इक्वल है। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पर चलते हैं भैया। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाबाश, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ शाबाश, एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया, और मेंबर्स भी दें अपना रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है? बताएं, शाबाश। यस। ओके। इन सब में चलते हैं। पहला देखते हैं, PF5 BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई हमारा फर्स्ट मेंबर है फास्फोर्स, नाइट्रोजन है, सेकंड मेंबर है फास्फोर्स। तो इसके अंदर तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। और लास्ट का मेंबर बिस्मिथ है, ये भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर 5 बनना हो सकता है, लेकिन ये लिखता है, एक मिनट, PH5 and BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ओके। तो हमारे पास +5 हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं तो डोमिनेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है? +3। तो जो स्टेबल कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं BiCl3। BiCl5 अनस्टेबल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेबल BiCl3 का बनेगा। और फॉस्फोरस के साथ जो है सेकेंड मेंबर होता है फॉस्फोरस, तो वहाँ PSF5 का भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पीपाई पीपाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से होता है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो पीपाई पीपाई बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाता है पीपाई डीपाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉइंट भी सही है। HCl4 CH4 हैव द सेम ज्योमेट्री। सिलेनियम फ्लोराइड और ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, तो ये 2 + 4, ये कितना होता है? 6। 6 का मतलब 3। और CH4 में कितना आएगा भी? इसके अंदर आएगा 4 + 4, ये कितना होगा? 8। 8/2 का मतलब 4। अब इसकी ज्योमेट्री तो अलग बनेगी 3 की, इसकी ज्योमेट्री 4 बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करेगा। ये हमारे पास पैरामिडल ज्योमेट्री जो है ना उसको शो करेगा। या शीशा शेप बनेगा हमारे पास, अभी 4 मेंबर्स हैं इसके पास, तो ये शीशा शेप शो करेगा इस तरह से। 3 कैसे आ रहा है? ऑक्सीजन होता है उसका 86 आएगा,
ये 6 + 4 10 5 आएगा, सॉरी सिलेनियम में 6 मेंबर आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 5 आएगा। 5 में हमारे पास जो शेप बनती है वो इस तरह की शेप बनती है, इसको बोलते हैं सीसा। तो ये शेप तो जो बनेगी वो बनेगी सीसा शेप, और इसके अंदर जो बनेगी ज्योमेट्री वो बनेगी टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों के दोनों जो है ये गलत है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढनी, तो हमारा ऑप्शन आएगा ये I3 हैज ए बेंट ज्योमेट्री। ये बिल्कुल सही है। आयोडीन के मामले में अगर आपको कभी मिले तो I3 नेगेटिव के मेंबर्स जो होते हैं वो बेंट ज्योमेट्री शो करते हैं। बेंट ज्योमेट्री इस तरह की होती है, ठीक है, बेंट शेप बोलते हैं इसको, तो ऐसे शो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बेंट ज्योमेट्री आती है इसके अंदर। जैसे ओजोन के अंदर O3 में आती है, वैसे I3 के अंदर भी बेंट ज्योमेट्री आती है। तो हमारे पास लगभग रिस्पॉन्स इसके अंदर पहले सी आ रहा था, फिर बाद में मुस्कान ने भी इसको, पहले डी दे रही थी फिर मुस्कान ने इसको सी किया है। तो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 22 पर आते हैं। नेम द गैस दैट कैन बी readily decolorized एसिडिफाइड KMnO4। कौन सी ऐसी गैस है जो KMnO4 को डीकलराइज कर देती है? इनमें से कौन सी गैस है जो KMnO4 को डीकलराइज कर देती है? शाबाश, वेट फॉर रिस्पॉन्स। आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए। डीकलराइज का मतलब ऑक्सीडेशन होता होगा कहीं न कहीं, तभी तो जाके डीकलराइजेशन होता है। ठीक है, ओके, लेट्स वी स्टार्ट। हाँ, आंसर मिला है इसमें, बी मिला है मुस्कान की तरफ से। सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है कि अगर हम KMnO4 लें और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कर दें, सल्फर डाइऑक्साइड के मेंबर्स के साथ इसका रिएक्शन कर दें, तो क्या होगा? हमारे पास रिएक्शंस होती है वाटर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास बनाएगा K2SO4, और अगला जो मेंबर बनेगा वो बनेगा MnSO4 और प्लस H2SO4। ये KMnO4 है, ये वायलेट कलर का होता है, लेकिन जैसे ये MnSO4 बनता है ये कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देती है और ये कलरलेस कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इन विच पेयर ऑफ द आयंस बोथ द स्पीसीज कंटेन SS बॉन्ड। कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर SS बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब सल्फर सल्फर के मेंबर्स ही बीच में प्रेजेंट होते हैं? लेट्स वी स्टार्ट। शाबाश, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। कौन से मेंबर्स हैं जिनके अंदर ये पॉइंट हमारे पास आता है? स्ट्रक्चर्स अगर हम देख लें तो हमें शायद इसका जवाब मिल जाएगा कि जिसके अंदर सिर्फ SS बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इन सभी के स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करें तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स में से हमें क्लियर होता है। एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। ओके, हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर SS, अगर दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। जैसे SO3O4 का करेंगे, इसका करेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, S डबल बॉन्ड S, और ये 3 ऑक्सीजन इसके साथ इस तरह से कनेक्टेड हो जाएंगे। और ये SF4 का करेंगे तो एक सल्फर दूसरे सल्फर से कनेक्टेड होगी, बाकी 3 ऑक्सीजन इसके साथ